भारत में वो स्टार्ट हुए थे, हाउ दे स्टार्टेड इन इंडिया, उनका क्या सीक्वेंस था, वो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर फर्स्ट नेम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के पीछे एक मैंने आपको ट्रेजेडी बताई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपन कब हुई थी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। बाकी बैटल ऑफ प्लासी पे उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं जितना बैटल ऑफ बक्सार के ऊपर आए हैं। ठीक है, इसी की सेम सीक्वेंस में नेक्स्ट जो बैटल होने वाली है हिस्ट्री में हमारी, वो होगी बैटल ऑफ बक्सार। आपको इसमें याद क्या रखना है, देखो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर याद क्या रखना है, ये हुई किसके बीच में है, ये आपको याद रखना है कि हुई किस किस के बीच में है। तो बैटल ऑफ प्लासी, एक तो आपको पता है ब्रिटिशर्स प्लस जो नवाब ऑफ बंगाल है, क्योंकि उन्होंने बंगाल का रीजन चूज किया था। मैंने आपको बताया था कि बंगाल का रीजन क्यों चूज किया, क्योंकि वो रिचेस्ट हुआ करता था। ठीक है, इस चलते जो है बंगाल का रीजन चूज किया गया था। तो खतरा किसकी कुर्सी को हुआ, नवाब जो बंगाल में अभी है। तो ब्रिटिशर और वहां का जो नवाब है, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, कौन है वो पर्सन, सिराज उद दौला। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी प्लासी से एज सच कोई क्वेश्चन अभी तक अलग अलग एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ प्लासी में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जो कि कहां पर हुई थी, प्लासी जो कि जगह है कहां पर है, बंगाल में ही जगह है, बंगाल की कसीम बाजार वहां के एरिया है पूरा प्लासी। हुगली रिवर भी आप लोगों को याद होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। गंगा फराखा बैरज से हुगली बन जाती है और बाकी हिस्सा इसका कहाँ चला जाता है, पूरा बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, दो लोग जो थे, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, आपको पता लगा कि जो है ब्रिटिश जो है अपनी, उन्होंने एक कंपनी सेटअप करी थी। मैंने आपको नाम बताया था उस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो ट्रेडिंग रॉबर्ट देखेगी, क्लेव जो की। हाँ ब्रिटिशर की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सेटअप हो चुकी थी प्रॉपर। ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर रही है, वो धीरे धीरे जो आसपास के जितने भी एरियाज है ना, उसको अंडर करने की कोशिश कर रही है। जो भी आसपास के जितना भी बंगाल का एरिया है वगैरह है, वो सब अब अपने अंडर करना स्टार्ट कर रही है। तो इससे जो क्या हुआ कि जब ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स की यहाँ पे हो जाती है प्रॉपर तरीके से जीत। तो क्या हुआ, अब जो हार गया है सिराजुद्दौला, वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला को वो क्या कर देंगे, हटा देंगे। और किसको रखेंगे, बात आती है अब हटा के बंगाल का जो नवाब है वो किसको बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, मैं बंगाल का इन्होंने जो नवाब बनाया, वो पर्सन बनाया जो कि इनके हाथ की कठपुतली हो। एक तरीके से इन्हीं के हाथ की कठपुतली होगा वो पर्सन, उसको यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, जो है बंगाल का नवाब बना दिया। किससे रिप्लेस किया इन्होंने, मीर जाफर से। ठीक है, इसको यहाँ लिखोगे आप, बंगाल ऑफ नवाब वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर जाफर। मीर जाफर पर्सन थे, वो थे कौन, वो इस सिराजुद्दौला की आर्मी में ही जो है वो उसी के अंडर ही काम कर रहे थे, लेकिन धोखा दे दिया। उसी के आर्मी में काम कर रहे हैं और धोखा दे दिया, अपने ही जो मालिक है उसको धोखा दे दिया और ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया और खुद आकर के पपेट की तरह जो है आके बैठ गए ब्रिटिशर्स के कहने पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मीर जाफर जो है वो अब बंगाल के नए नवाब बन गए हैं। फिर क्या हुआ, अब ऐसे सिचुएशन बढ़ने लगी आगे। मीर जाफर, और पहले स्टोरी सुन लो फिर मैं सब कुछ बताऊंगी, लिखवा भी दूंगी हर चीज, पहले स्टोरी समझ लो सिर्फ। फिर मीर जाफर को अब रियलाइज हुआ
कि यार मैं बन तो गया हूँ, मैं नवाब तो हूँ, लेकिन पावर तो मेरे पास भी कोई नहीं है। पावर अभी भी सारी जो है वो उन्हीं के हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो उसको धीरे धीरे ये चीज जो है परेशान करने लगी। तो क्या हुआ, अब उसने मीर जाफर जो है वो वहां से हटाना। अब मीर जाफर को हुआ भाई अब मुझे जो है ब्रिटिशर के खिलाफ ही लड़ लेना है, क्योंकि मैं तो पपेट बन के रह गया हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो उसको भी ये हुआ, उसने क्या किया, उसने अब ब्रिटिशर के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। कौन है, डच। उस टाइम पे कौन थे, डच। तो उन्होंने ब्रिटिशर के दुश्मनों डच से हाथ मिला लिया। अब कौन कौन आ गए हैं, अब मीर जाफर और डच साथ हो गए हैं, और अभी भी अकेले में ब्रिटिशर्स है। ये हो रहा है यहाँ पर। अब ये बात जब जैसे ही पता लगती है किसको, भाई ब्रिटिशर्स को, बवाल मच जाता है। और उसके चलते फिर मीर कासिम को हटा दिया जाता है, सॉरी मीर जाफर को हटा दिया जाता है, और नया पर्सन आता है मीर कासिम, उसको अब यहाँ पे रूलर बना दिया जाता है। तो ऐसे होगा, मैं समझाऊंगी अभी पूरा, लिखवाऊंगी भी। अब आप थोड़ा सा स्टोरी आप हल्की सी समझ गए होगे, याद नहीं हुई होगी, बट आप समझ गए होगे। अब यहाँ पे देखो इस चीज को, मीर जाफर वॉज गिवन द ऑफर टू बिकम नवाब। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो है किसको रूलर बनाया है, नवाब का, बंगाल जो बंगाल का नवाब है वो कौन बने हैं, अब मीर जाफर। उसको ऑफर दिया कि अब वो क्या बने भाई, नवाब बन सकता है। तो यहाँ पे नवाब जो है वो बन गए। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स बैटल जीत गए, मीर जाफर बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल। अब जो है पपेट है, वो है तो पपेट रूलर ही। यहां से भारत में क्या शुरू हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, मीनिंग समझो बात का सिर्फ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, अपनी जो हमारी पूंजी है, जो हमारा पैसा है, वेल्थ है हमारी जो पास, उसका क्या शुरू हुआ, यहाँ पर ड्रेन होना स्टार्ट हुआ। ड्रेन मतलब खत्म होना, मतलब यहां से अब जो है अंग्रेजों ने भारत को लूटना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं उनको पूरे फ्री राइट्स मिल गए कि अब वो कहीं पर भी ट्रेड करे, पूरे बंगाल के रीजन में, बिहार के रीजन में उन्होंने ट्रेडिंग करनी भी स्टार्ट कर दी। और ट्रेडिंग के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग भी उन्होंने करी, उनको वॉर का कंपनसेशन भी मिला, मतलब ब्रिटिशर्स के यहाँ पर मजे आ गए। ठीक है, उनको सब अपने अंडर अप करना, एक तरीके से एक बन गया, एक ग्राउंड बन गया उनके पास कि अब वो कुछ भी आगे धीरे धीरे कर सकते हैं। एक बार बैटल जीत गए तो इंसान में कॉन्फिडेंस आ गया, धीरे धीरे अब वो आगे भी अब चाहा उन्होंने कि अब सब पे कब्जा वो करना स्टार्ट करे। तो उन्होंने ये चीज करनी अब यहाँ से स्टार्ट की, बंगाल की बैटल जीतने के बाद, ये प्लासी की बैटल के बाद। प्लासी की बैटल जीत गए, अब मीर जाफर बना दिया उन्होंने, फाइनल रूलर आ चुका है मीर जाफर। अब मीर जाफर के बाद नेक्स्ट एक और बैटल होती है जो बहुत फेमस बैटल है, बैटल ऑफ बक्सार। अब ये क्या है पहले समझते हैं, पूरा जो मैंने आपको समझाया उसको लिखे हुए फॉर्म में भी समझते हैं। तो आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी और वो नवाब बन गया। ठीक है, मीर जाफर कौन थे भाई, मीर जाफर थे सिराज उद दौला की आर्मी में ही थे, लेकिन धोखा दे गया अपने सरकार, अपने ही मालिक को उसने धोखा दिया, तो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के खुद नवाब बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग हिम यूजिंग एज अ पपेट रूलर, पपेट बना लिया क्योंकि अब होगा ऐसा ही होगा। फिर हुआ क्या, मीर जाफर जो है इस बात से अब परेशान हुआ, क्योंकि एक बार को तो चलो उसको लगा कि मैं नवाब बन गया, पावर मेरे हाथ में आ गई, बट ऐसा हुआ नहीं, प्रैक्टिकली वो चीज हुई नहीं। प्रैक्टिकली सारी पावर अभी भी किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में। जो ब्रिटिशर्स है अभी पावर वो लेकर के बैठे हैं। तो मीर जाफर को इस चीज से हो गई लगी बहुत चिढ़, वो हो गए इस बात से परेशान। तो मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने अब जो है दुश्मन के दुश्मन से हेल्प ली। ठीक है, दुश्मनों का दुश्मन दोस्त हुआ, तो उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स के दुश्मन से हेल्प ली। उसने हेल्प ली डच लोगों से। डच लोग मैंने आपको बताया थे, डच कौन थे, जो कि कौन सी कंट्री के लोग होते हैं, डच, डच डैनिश मैंने आपको ये बताए थे। डच होते हैं बेसिकली जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
नीदरलैंड्स। कहाँ पे है ये? यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है नीदरलैंड्स, वहां से बिलोंग करते हैं। नीदरलैंड्स का पुराना नाम हुआ करता था हॉलैंड, लेकिन आज के समय में हम उसको नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो मीर जाफर ने अब डच की हेल्प ली, ठीक है, डच की उसने मदद करी, लेकिन डच का कुछ खास पावरफुल इम्पैक्ट था नहीं, क्योंकि डच तो है ऑलरेडी कमजोर है, ठीक है, ब्रिटिशर्स पावरफुल ज्यादा हैं। तो ये बात जब पता चली ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर जाफर को हटाया। उन्होंने अब कहा कि अब मीर जाफर को हटाया जाए, और उन्होंने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को वहां का बंगाल का नवाब बना दिया। अब आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स के पास कितनी पावर है कि उसने बंगाल के नवाब को ही हटा दिया और दूसरा पर्सन अपॉइंट कर दिया, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम इसी का सन इन लॉ था, दामाद था, ठीक है, मीर कासिम। तो उसने जो है मीर कासिम फाइनली यहाँ पर अब बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर हट गया और कासिम बन गया। पहले सिराजुद्दौला था, उसको हटा के बैटल ऑफ प्लासी हुई तो मीर जाफर बन गया। मीर जाफर जो है इतना कुछ हुआ, उसके चलते मीर कासिम को बना दिया गया। अब यहाँ पर अब मीर कासिम है, वो भी यही चाहता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं जो है अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उसने भी अपनी कैपिटल कलकत्ता में जो है मुर्शिदाबाद से चेंज करके, मुंगेर एक फोर्ट था वहां पर, किला था, उससे चेंज कर दी कलकत्ता में, ठीक है। उसने एक ये काम किया वहां पर। उसने जो है जो बहुत सारे वहां पर, मतलब उसने ऐसे काम किए वहां पर, जो इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको कुछ खास पसंद नहीं आए थे वो काम। उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसे लोगों को, ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया अपनी आर्मी में, जिनकी ब्रिटिशर्स से नहीं बनती थी, जिनकी उन लोगों से नहीं बनती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो उसने भी कुछ ऐसे ही काम किए जो खास पसंद नहीं आए वहां के लोगों को। तो बेसिकली फिर यही चीज हुई यहाँ पर, और जिसके चलते मीर कासिम को भी कुछ खास पसंद नहीं किया गया। अभी है तो मीर कासिम ही, मीर कासिम चल रहा है, लेकिन मीर कासिम से भी परेशान है ब्रिटिशर्स अभी। तो क्या हुआ, मीर कासिम ने भी अब ब्रिटिशर्स का अपोज करना स्टार्ट किया। उसने कहा कि आप यहाँ पर फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। आप फ्री ट्रेड क्यों करोगे, आपको भी पैसा देना है। अगर बाकी कंपनीज और ट्रेड कर रही हैं, वो अगर यहाँ पर पैसा दे रही हैं, टैक्स दे रही हैं, तो आप लोगों को भी टैक्स देना अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये चीज उसने बोली, और इस बात से ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। तो मीर कासिम ने जो है सीधा ब्रिटिश के ऑफिसर्स पे अटैक किया। तो फिर फाइनली जो है मीर कासिम को भी वहां से हटा दिया गया, ठीक है। अब मीर जाफर था, उसको भी हटाया, मीर कासिम उसको भी हटा दिया। सीक्वेंस समझना बात का। सबसे पहले आए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को प्लासी की बैटल में, बैटल ऑफ प्लासी में हार का सामना हुआ, वो हार गए। अब हारने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हुआ, उसको हटा करके मीर जाफर आए। मीर जाफर आए, मीर जाफर भी यहाँ से जो है पपेट रूलर की तरह काम किए, परेशान हो लिए वो लोग भी। मीर जाफर के बाद जो यहाँ पे पर्सन आए, वो आए फिर मीर कासिम। मीर कासिम इन्हीं के दामाद थे, वो आए यहाँ पर, वो भी अपनी मर्जी करने लगे। ब्रिटिशर्स इस बात से भी परेशान हुए। तो फाइनली यहाँ पर मीर कासिम भी यहाँ से हट जाते हैं। और अब क्या होगा, फिर मीर कासिम को हटा दिया जाता है, ब्रिटिशर्स हटा देते हैं मीर कासिम को। फिर यहाँ क्या होता है कि मीर कासिम अब इस बात का बदला लेने के लिए और लोगों के साथ अब जो है एक पूरी अपनी एक मिल जाता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस पोजीशन से नहीं हटूंगा। तो वो किसकी हेल्प लेता है, उस टाइम का जो मुगल एम्परर था, जो उस टाइम पे था, ठीक है, औरंगजेब था, मैंने बताया था औरंगजेब थे। उसके बाद लेटर मुगल्स आए, नसरुद्दीन आए, बहुत सारे और मुगल्स आए। उसमें से एक मुगल का नाम था शाह आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड, वो यहाँ पे आते हैं। तो शाह आलम सेकंड जो कि उस टाइम के मुगल के एम्परर थे। एक अवध के नवाब, अवध भी एक जगह है, जैसे ये जैसे और जगह है, बंगाल जगह है, ऐसी अवध भी एक जगह है। तो अवध के जो नवाब है, क्या नाम है,
शुजा उद दौला, सिराज नहीं है, सिराज पहले हो चुका है, ये शुजा उद दौला है। शुजा उद दौला के साथ मिल गए, ये 3 लोग अब मिल गए हैं किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि भाई अब हमारा ही जगह, हमारी अपनी जगह, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स कैसे राज कर सकते हैं? तो ये 3 लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, इस चीज को याद रखना। अब ये जो बैटल स्टार्ट हो रही है, ये बैटल स्टार्ट हो रही है मीर कासिम। मीर कासिम क्या है? जो कि नवाब ऑफ बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब उसको ओवरथ्रू कर दिया गया है, पहला पर्सन। दूसरा पर्सन है यहाँ पर शुजा उद दौला। शुजा उद दौला कौन है? नवाब ऑफ अवध, अवध के इलाके का नवाब कौन है अभी? शुजा उद दौला, ठीक है। अवध भी लिखते हैं उसको OUDH की स्पेलिंग भी लिखते हैं, तो आपको कहीं पर OUDH मिले तो आप बात समझ जाइएगा कि इसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। मैम सॉरी, उसके बाद, हाँ जी मैम ये हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ रहे हैं ना आज? हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अच्छा मैम, ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया आज? ये हमने बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट किया है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, जो मेजर एक पॉइंट है जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का प्रॉपर राज होना स्टार्ट हुआ, यही मेजर पॉइंट है, यही एक सबसे बड़ा रीजन है। इसके बाद से ब्रिटिशर को किसी का डर नहीं, कुछ नहीं, अब वो प्रॉपर इंडिया में आके बस गए हैं। ओके, somebody इज ऑल्सो आस्किंग कि अवध कहाँ है? तो अवध जो है वो यूपी में है, ठीक है, अवध इज इन यूपी। आगे देखेंगे, अब आपके यहाँ पे 2 पर्सन हैं, मीर कासिम, शुजा उद दौला, और तीसरा, क्योंकि अब मुगल तो हैं ही भारत में, जो मुगल हैं वो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। औरंगजेब थे, पावरफुल बहुत थे, बट जो लेटर मुगल्स आए वो उतने पावरफुल नहीं थे। अगर जो लेटर मुगल्स थे अगर वो पावरफुल होते तो शायद आज ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल नहीं कर पाए होते, बट वो जो मुगल्स थे वो उतने पावरफुल आगे के रही नहीं, वो रोक ही नहीं पाए, ठीक है। तो रोक नहीं पाए तो उसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को पूरा रास्ता मिल गया। तो यहाँ पे तीसरा पर्सन कौन है? मुगल एम्परर कौन है? शाह आलम सेकंड, ये तीसरे पर्सन। ये 3 पर्सन मिल गए हैं एक साथ, वर्सेस किसके आ गए हैं? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स में भी कौन आई हुई यहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? अब आप एक बात याद रखोगे, जो बैटल ऑफ प्लासी थी, जो प्लासी की बैटल हुई थी हुगली नदी के किनारे, उसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन यहां पर जो ब्रिटिशर्स के बैटल ऑफ बक्सार होगी, क्योंकि अब मिल गए हैं सब लोग, अब कोई तो बैटल लड़ेंगे भाई, अब जो मिल गए हैं सब लोग तो कोई ना कोई बैटल तो लड़नी बनती है। तो यहाँ पर जो पर्सन थे जो लड़ रहे थे इस बैटल को, ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे, नाम लिखिए, कैप्टन हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी में थे, बैटल ऑफ बक्सार में हेक्टर मुनरो, जो कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स की साइड से इस चीज को लड़ रहे थे। तो ये पर्सन थे। बैटल ऑफ बक्सार पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, पूरा पूरा ये सब लिख सकते हो, हर चीज यहाँ पर आपको इस तरीके से नोट करनी है, ठीक है। हुआ क्या, मीर कासिम को हटा दिया गया, तो मीर कासिम भाग करके किसके पास पहुंचे? अवध के नवाब शुजा उद दौला के पास मदद मांगने के लिए, और शुजा उद दौला ने मदद दे भी दी थी। उन्होंने हेल्प जो है पूरी तरीके से करने को वो एग्जिट भी हो गए थे, मतलब एक्सेप्ट हो गए थे यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली तीनों के बीच में लड़ाई हुई, ये 3 एक साथ हो गए और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। और ये जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सार, ये यहाँ पर हार देते हैं, सारे लोग हार जाते हैं, और ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर उनको ट्रेड फ्री करने का राइट मिल जाता है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, और धीरे धीरे करते करते
ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बस जाते हैं। तो ये आपको स्टोरी समझी। अब इसको हम रिटन फॉर्म में भी देखेंगे, लिखे हुए अभी एक बार देखेंगे। ये समझोगे यहाँ पर आप, ये मैंने पूरा यहाँ पर एक बनाया है। मीर कासिम, ये बैटल थी किन किन लोगों के बीच में? 1765 में ये बैटल इन लोगों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो कंबाइंड फोर्सेस का मतलब यहाँ पे मेरा है उन तीनों नामों से, मीर कासिम, शुजा उद्दौला और तीसरा पर्सन शाह आलम सेकंड। ये आपको, ठीक है, हार किसकी हुई इस बैटल में? सब लोगों की हार हुई, सिर्फ ब्रिटिशर्स जीते और बाकी सब हार गए थे। याद रखना, सब लोग हार गए थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स जीते थे, बाकी सब लोगों की यहाँ पर हार हो गई थी। तो बैटल ऑफ बक्सार हुई कब? 1765, मतलब हो तो पहले से रही थी, पर रिजल्ट फाइनल जो आया वो 1765 में आया जाकर के। और फाइनल यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उनके हाथ में सारी पावर यहाँ पे आ गई। सारी जो बेसिक पावर्स है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी इधर। ठीक है, तो ये याद रखना, इसके अंदर जीत किसकी जीत नहीं हुई, बैटल में हार किसकी हुई? जिसकी जीत नहीं हुई। बहुत अच्छा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद जब ये पूरी बैटल खत्म हुई तो आप लोगों को पता है बैटल जब भी ओवर होती है तो कोई ना कोई ट्रीटी साइन होती है, कोई ना कोई एक तरीके से कुछ समझौता होता है दो लोगों के बीच में। जब भी हार हो गई तो भाई कुछ तो समझौता करेंगे ना, कि ये हिस्सा तेरा ये हिस्सा मेरा, ऐसे ही करते हैं ना जब लड़ाइयां होती हैं। तो यहाँ पर भी जब लड़ाई हुई तो इन लोगों ने भी वही चीज करी, इन्होंने ट्रीटी साइन की। ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। समझौता हुआ, इलाहाबाद में हुआ, इसलिए इसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद में इसको साइन किया गया। इलाहाबाद का आज के समय में नाम है प्रयागराज, ये भी याद रखना। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर? हुई किस किस के बीच में? ये नाम आपको समझ में आ रहे हैं, शाह आलम सेकंड के बीच में, शुजा उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अभी भी भारत के अंदर ही है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उसको, रॉबर्ट क्लाइव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था भारत के अंदर एक्चुअली में ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश करने में। बहुत ज्यादा ही दूर की सोच रखने वाले इंसान थे वो, जो इस बैटल के अंदर शामिल हुए थे। और जो ब्रिटिशर्स जीते हैं ना ये बैटल, स्ट्रैटेजीज बनाई है उन्होंने, वो इन्हीं की वजह से बना पाए हैं। तो आप सेकंड पॉइंट भी पढ़ोगे, दिस ट्रीटी एक्चुअली मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पॉइंट से बेसिक ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब शाह आलम सेकंड, शुजा उद्दौला और शाह, वो सब तो हट चुके हैं यहाँ से, अब वो हार चुके हैं, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो क्या हुआ? अब नवाब ऑफ बंगाल भी बनाना है। अब ऐसे तो है नहीं कि किसी को हटा देंगे, नवाब ऑफ बंगाल तो बनाएंगे। तो नवाब ऑफ जो बंगाल है वो बनाया गया मीर जाफर के बेटे को, नज्म उद्दौला। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये इसलिए मैं छोड़वा रही हूँ, मैं इसको नहीं बताऊंगी बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे नहीं आएगा क्वेश्चन। अब क्या हुआ आगे कि इस वॉर के बाद सबसे बढ़िया जो चीज ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने करी, उन्होंने कहा हम यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आएंगे, हम डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर अपना रखा। क्या है डुअल सिस्टम, मैं अभी समझाती हूँ। ठीक है, अभी समझाती हूँ, बट उससे पहले मैं आपके सामने बस एक बार पूरा समरी बताना चाहूंगी बैटल्स की, ताकि जिसको भी कंफ्यूजन है वो अभी दूर हो जाए। सबसे मेरी सुनते जाना सिर्फ, सबसे पहले, और अपने नोट्स में चेक करते जाना कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो हुई बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई, प्लासी है वेस्ट बंगाल के रीजन में। तो सबसे पहले जो है बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर लड़ी गई। ठीक है, 1757 में। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे सामने और भी बैटल्स आने वाली है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप याद मैम रखेंगे बैटल ऑफ प्लासी 1757। हाँ जी, मैम ये बैटल ऑफ प्लासी किसके के दरमियान लड़ाई गई ये ब्रिटिशर्स, वर्सेस? ब्रिटिशर्स में कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराज उद दौला। सिराज उद अच्छा दौला है, शुजा उद दौला नहीं है। ठीक है, सिराज है। सिराज उद दौला जो है, सिराज उद दौला उस वक्त के
एट दैट टाइम नवाब ऑफ बंगाल हुआ करते थे। उन लोगों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया, बैटल ऑफ प्लासी जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी हुई। हाँ, यही थे लास्ट में नवाब ऑफ बैटल बंगाल लास्ट। पहले पूरी बात सुनो, समझ में आएगा अभी, पहले सुनते जाओ। बैटल ऑफ प्लासी हुई दो लोगों के बीच में, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत हो गई। ब्रिटिशर्स ने जीत के बाद अपना खुद का जो है पर्सन मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, कासिम लिख रही, सॉरी, इसको जाफर कर लो। मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया। मीर जाफर को हटा करके मीर जाफर के बाद मीर कासिम आए। मीर कासिम इसके ही दामाद थे, वो यहाँ पर आते हैं मीर कासिम। अब मीर कासिम को भी ब्रिटिशर्स हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने किसके साथ हाथ मिला लिया, नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला। शुजा उद दौला प्लस किसके साथ और किया, जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर थे। मुगल एम्परर तो मेन थे। मुगल क्या करते थे, हर जगह पे जैसे नवाब, जैसे बंगाल है या बिहार है या उड़ीसा है या अवध है या भटिंडा है, ये सारी जगह उन्हीं के कब्जे में थी। तो वहां पे ना ये गवर्नर बना दिया करते थे या नवाब बना दिया करते थे। ठीक है, ताकि वहां पे लोग जो है तो वो इसको जो है वहां पर अपना बना दिया करते थे, सो दैट वहां पे डायरेक्टली रूल वो लोग कर सके। तो यहाँ पर जो मेन एम्परर थे हमारे, वो मुगल एम्परर थे, उस टाइम के थे शाह आलम सेकंड। अब इन सब के बीच में लड़ाई होती है, ये तीनों एक साथ मिल गए, प्लस प्लस लिखा है, ये साथ मिल गए किसके अगेंस्ट में, तो ब्रिटिशर्स ही हैं। वो रखना चाह रहे थे डच को भी साथ में, पर डच को रखने का फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपका हुआ ये वाला पॉइंट, यहां तक। अब इसके बाद यहां पर ब्रिटिशर्स फिर से जीत गए। कौन सी बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सार यहां पर हुई, और इस बैटल में फाइनली जो है वो जीत जाते हैं बैटल ऑफ बक्सार में। और इस बैटल ऑफ बक्सार के बाद हमारे सामने आती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद इंडिया में एस्टैब्लिश होता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डुअल सिस्टम एस्टैब्लिश होगा। अब हम पढ़ेंगे डुअल सिस्टम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डुअल सिस्टम होता क्या है, किसने इंट्रोड्यूस कराया, कैसे कराया, कब कराया, वो सब स्टार्ट करेंगे। अब जिसको डाउट हो वो एक बार इस वीडियो को दोबारा से सुने, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे डुअल सिस्टम, तो अब वहां से स्टार्ट करेंगे इसको मैम सॉरी, कि डुअल सिस्टम में क्या चीजें थी। मैम सॉरी, बैटल ऑफ बक्सार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जरा। क्या इतनी देर से बताएंगे, वही तो हो रहा था, बताया तो बैटल था। ऑफ बक्सार ही तो। मैम आगे चलिए प्लीज। बैटल ऑफ बक्सार वही चीजें हैं, और जिसको डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा वो देखना है वो दोबारा इस वीडियो पीडीएफ देखेगा। में देख टाइम सकता जाया है। होता है ना। पीडीएफ देखो मैम और ऐसे वीडियो टाइम वेस्ट देखो। होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्यों डिस्टर्ब अपना म्यूट रखो सब लोग, कोई अनम्यूट मत करो, मैम प्लीज कंटिन्यू। आगे देखेंगे। एग्जाम बोल करो जल्दी। मैडम सुनिए, ट्यून आता है मतलब किसी चीज को मतलब देखने में या जब पढ़ते हैं, फिर देखो ये एक बीच मिनट में आते पहले हैं। सब लोग म्यूट, मैं सबकी बात समझ रही हूँ, मुझे सबका पता है, सब लोग म्यूट बस करो। पागल आस्था। मैंने प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा समझाया है, मुझे पता है मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया। जिसको अभी भी डाउट है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, मैं समझ सकती हूँ उसकी बात, तो आप लोग एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, जहां पे डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, आगे का समझेंगे, जी हमारे मैम। पास लिमिटेड टाइम है, हमारा सिलेबस ज्यादा है, तो जिसको कभी कुछ रह जाता है, छूट जाता है, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, तभी तो रिकॉर्डिंग होती है, ताकि आप लोग सुन सको दोबारा से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रह गया छूट गया कोई बात नहीं, आप लोग उसको दोबारा से सुन लेना। अब वापस देखो, यहां पर डुअल गवर्नमेंट का समझेंगे। अब आपको एक वर्ड क्लियर हो गया, डुअल। डुअल वर्ड का मतलब होता है टू, मतलब दो गवर्नमेंट रहेगी, मतलब दो तरीके से काम चलेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से यह आता है कि डुअल गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव, सबसे पहला क्वेश्चन इससे आता है। दूसरा क्वेश्चन, कहां पे इंट्रोड्यूस कराया और किसके बाद इंट्रोड्यूस कराया, तो बंगाल में कराया, बंगाल में कराया, प्लस आफ्टर बैटल ऑफ बक्सार कराया। ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज,
अब हुआ क्या, इस बैटल ऑफ बक्सार के बाद जो है डुअल गवर्नमेंट में हुआ क्या, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जो शाह आलम सेकंड है उसके लिए मतलब बेसिकली यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उनको सारे राइट मिल जाएंगे, पुलिस के राइट, पुलिस के और जुडिशियल लेवल के जो राइट है वो यहाँ पे किसको मिल जाएंगे, ब्रिटिशर्स को मिल जाएंगे डुअल गवर्नमेंट के अंदर। मतलब डुअल गवर्नमेंट का बेसिकली मान के चलो कि जो पूरा बंगाल है ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया। कैसा रखा, दो तरीके से डिवाइड कर दिया उसको, दो पॉइंट बना दिए उसके। एक बना दिया दीवानी राइट्स और एक बना दिया निजामत राइट्स। दो तरीके से उसको डिवाइड कर दिया। दीवानी राइट्स जो है मैं समझाऊंगी क्या चीज है। जो दीवानी राइट्स है ना वो कैरी करेंगे ब्रिटिशर्स और निजामत जो राइट्स है ना वो करेंगे कैरी निजाम, जो वहां के नवाब हैं निजाम है वो कैरी ऑन करेंगे यहाँ पर जो है ये वाले राइट्स। दो तरीके के मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिस्टम बना दिया। और ऐसा नहीं कि सिस्टम चलेगा आगे, ये सिस्टम खत्म भी हो जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये सिस्टम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बट हुआ ये कि पहले जो है बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल वो बने रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले गवर्नर जनरल भारत के वो बने रॉबर्ट क्लाइव, जो ये सिस्टम लेकर के आते हैं। तो उसने क्या किया कि बहुत सारी चीजें करी, उसने बस ये चाहा कि मैं अपना रेवेन्यू बढ़ा दूं जितना हो सके, अपना ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का। हाँ जी, जो ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये गवर्नर थे या गवर्नर जनरल फर्स्ट? गवर्नर जनरल, ये गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, नॉट गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल। हाँ उसके बाद फिर हाँ गवर्नर जनरल आगे आएंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी जो है गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर उन्होंने अपने आप को बनाया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है प्रॉपरली हर चीज अपने कब्जे में धीरे धीरे करनी स्टार्ट करी। ठीक है, तो जो निजामत है, निजामत जो राइट्स हैं मतलब जो पुलिस के राइट्स हैं और जुडिशियल के राइट्स हैं वो निजाम के पास है। और दीवानी राइट्स हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन, दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो यहाँ पर जो सारा काम पहले निजाम के हाथ में हुआ करता था, मतलब नवाब के हाथ में हुआ करता था, तो यहाँ पर जो है सारा राइट डिवाइड हो गया, एक ब्रिटिशर्स के पास चला गया, एक निजाम के पास चला गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल गवर्नमेंट। दो चीजें हो गई, मतलब पैसा रिलेटेड सारी चीजें है ना, जो मतलब ब्रिटिशर का बेसिक मोटिव ही यही था कि हमें पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा ले सको वो लो। तो यहाँ पे पैसों रिलेटेड जितना भी काम था वो ब्रिटिशर ने अपने हाथ में कर लिया। तो बस यही है, ब्रिटिशर जो है फ्री तरीके से पूरा काम करते थे। तो है ब्रिटिशर ने मतलब एक चीज नहीं छोड़ी कि जो फार्मर्स है ना उनको हम कर सके, जो है मतलब उनसे एक एक पैसों का हिसाब लेकर के पूरा उनको जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने पे पूरा परेशान कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब जो है इतना ज्यादा परेशान किया, मतलब भारत से जो है पैसा धीरे धीरे लूटना शुरू हो गया और जिसके चलते जो है कंट्री जो है उसकी सिचुएशन खराब होने लगी। तो यहाँ पर आप ये समझोगे कि डुअल गवर्नमेंट बहुत गलत चीज हुई थी भारत में, रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस करी थी। तो बस ये याद रखना है, डुअल गवर्नमेंट में दो तरीके से गवर्नमेंट बढ़ गई, दीवानी और निजामत। दीवानी में सारे राइट्स मतलब पैसों रिलेटेड सारे राइट्स ब्रिटिशर्स के पास, बाकी जो बचा है पुलिस है और जुडिशियल है वो सारे राइट्स अभी भी जो है नवाब के ही हाथ में है। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक काम किया। ठीक है, यहाँ पर ये आप समझोगे, यहाँ पर जो है कंपनी और नवाब करके बना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको याद नहीं रखना जितना भी यहाँ पर लिखा है। और इसमें एक पॉइंट बस ये याद रखना है, यहाँ पर मतलब समझा रही हूँ मैं सिर्फ कि ये सिस्टम ने बहुत बड़ा करप्शन मचाया था, मतलब बहुत जबरदस्त लेवल पे करप्शन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स और रॉबर्ट क्लाइव
हद से ज्यादा अमीर हो गए थे, उन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली थी भारत के अंदर, मतलब पैसा बहुत सही लेवल पे उनके पास आ गया था, फार्मर्स का ही पैसा उन्होंने लूट लिया था। और इंडिया में जो रूलर है, मतलब शाह आलम थे, चाहे नवाब थे बंगाल के, इन सब के पास अपना पैसा कुछ नहीं बचा था, ठीक है। वो बस पपेट बन के रह गए थे, किसके हाथ में, जो ब्रिटिशर्स थे, रॉबर्ट क्लाइव, उनके हाथ में सिर्फ पपेट बन के रह गए थे। तो ये था डुअल गवर्नमेंट, इसके बारे में इतना ही याद रखना है आपको, इतना ही इसके ऊपर याद रखिएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि निजामत और दीवानी राइट्स क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उस पे क्वेश्चंस आते हैं, उतना पॉइंट आप याद रखोगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये वाला टॉपिक ओवर होता है, आगे ही बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में आगे स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ न्यू पीपीटी जो है इसके बाद शेयर कर रही हूँ, उसमें हम आगे का टॉपिक समझेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के और बैटल ऑफ बक्सार के बाद भारत में जो है वो क्या हुआ, ठीक है। ध्यान से समझना इन चीजों को। अभी भारत में कौन है गवर्नर जनरल, सबसे पहले जो है वो है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आपको मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव है सबसे पहले गवर्नर जनरल। अब एक छोटे सा आप लिखोगे, मैं आपको यहाँ पे नोट्स बनवाऊंगी इस चीज को लेकर के, तो आपको नोट्स बनाने हैं उस चीज के यहाँ पर, ठीक है, इसी वीडियो में। क्या बोल रहे हो? रॉबर्ट क्लाइव ओनली गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो याद फिर वो हाँ जी बताएं कर। बिल्कुल, ये आपको यहाँ पे लिखना है कि बंगाल के गवर्नर कौन है। अब आपको ये टाइम पीरियड समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसी में आप साइड में लिखो कि गवर्नर ऑफ बंगाल इस वक्त कौन है, वो है रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद 2 पर्सन और भी आएंगे, रॉबर्ट क्लाइव के हटने के बाद वेनी स्टार्ट भी आएंगे, कार्टियर भी आएंगे, बट ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इसलिए इनको मत पढ़ना, ठीक है। कहीं और भी आप बुक वगैरह पढ़ रहे होगे तो उसमें नाम लिखे होंगे, मत पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में आता है सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु वाज नोन एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो कंफ्यूजन होती है, गवर्नर पूछा है या गवर्नर जनरल पूछा है या वाइसराय पूछा है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा है गवर्नर, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव मार्क करना है, जो पहला गवर्नर भारत का बना था, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी भी इसी टाइम पीरियड में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी। डुअल गवर्नमेंट इसने स्टार्ट किया, जिसको कॉन्करर ऑफ इंडिया, कॉन्करर मतलब पूरे भारत पे राज करने वाला पर्सन, वो बनने लगा यहाँ पर। और जिसके चलते यहाँ पर जो है करप्शन भी बढ़ने लगा, बहुत चीजें जो है खराब भी होने लगी भारत के अंदर। तो ये आपको याद रखना है इन दिस पैटर्न। बाकी वेनी स्टार्ट आया था, कार्टियर आए थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट ये वाले पॉइंट्स नहीं है, तो मत पढ़ना इन चीजों को, याद रखना इसमें। अब इसके बाद क्या होता है, अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अब भारत में जो है नए गवर्नर लोग आने शुरू होंगे। अब सुनना जरा, बात पूरी समझना, ठीक है, फिर समझ में आएगी सारी चीजें। यहां अब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस में यहां पर, अब मैं आपको एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगी, अपने नोट्स में लिखिए। मैम इतनी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, 5 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपका नेटवर्क इशू होगा ना, अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो दोबारा लीव करके ज्वाइन करो। दोबारा भाई मैम हम लीव आपका करो, दोबारा फिर से तब ज्वाइन कर 1-2 लो। मिनट हो जाते आपके हैं। नेटवर्क में मसला है, किसी और का नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, और किसी का नहीं हो रहा तो आपके नेटवर्क इशू होगा, आप लीव करो फिर से ज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी में। तो आफ्टर जो है बैटल ऑफ बक्सार वगैरह ये सब कंप्लीट हुई, तो क्लाइव आए। क्लाइव के बाद आपको मैंने बताया वेर्नियर और कार्टियर भी आए यहाँ पर। उसके बाद जो है, इनके बाद अब क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उसके लिए एक एक्ट आता है। एक्ट समझ रहे हो ना, एक तरीके से एक फरमान आता है, ठीक है। क्या नाम था उस एक्ट का, बहुत ध्यान से लिखना, इस एक्ट को लिखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ
1773। बिल्कुल, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। बात समझना क्या है, अभी क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव चल रहा था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद वार्नियर आया, कार्टियर आया, ये लोग आए यहाँ पर, बट इनके टाइम पीरियड में कुछ खास काम हुआ नहीं, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें, हम पढ़ नहीं रहे उसको। लेकिन जब जो ब्रिटिश है, क्योंकि यहाँ पर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है वो अभी भी है तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही ना, जो ब्रिटेन के अंदर है, लंदन में है, उनके हाथ में कंट्रोल। उनको ये चीज पता लगती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने अपने ही बिहाफ पर भेजा हुआ है यहाँ पर इन लोगों को, ब्रिटिशर ने अपने बिहाफ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में भेजा हुआ है, क्या वहां पे ट्रेड करो, ठीक है। अब जो जब हमारी जो ब्रिटिश क्राउन है, जो इंग्लैंड में है, जो महारानी है इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ, जब उनको पता लगती है कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में जाकर के ऐसा करप्शन कर रहे हैं, तो वो एक एक्ट लेकर के आती है। नाम क्या है एक्ट का? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर 1773 के एक्ट के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या होती है चीज कि सबसे पहली बात तो अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव भी थे, कार्टियर भी थे, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह न्यू पोस्ट आती है, नाम क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। न्यू पोस्ट कौन सी आई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हमारे सामने एक नई पोस्ट आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझते जाना इस एक्ट में क्या खास बातें थी, ठीक है। ये पहला एक्ट था जो ब्रिटिश क्राउन भारत के लिए लेके आती है, फर्स्ट काइंड ऑफ एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट में सारी बातें नहीं पढ़नी हमें, ठीक है। अब बस यहाँ पर पोस्ट का नाम चेंज हुआ है, गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है इस टॉपिक पे? क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा Which of the following is the first Governor General of Bengal? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? नाम लिखेंगे सब लोग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स became the first Governor General of Bengal, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल, बट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के आने के बाद जो पोस्ट है ना, डेजिग्नेशन, वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। अब खास बात क्या थी इस चीज की? मतलब नाम तो चेंज हो गया, ठीक है, तो क्या कोई खास पावर भी मिली है? तो यस, इनको एक्स्ट्रा पावर्स भी मिली थी। क्या हुआ कि जो बंगाल है ना, इसको सबसे बड़ा कर दिया गया और इस बंगाल के अंडर डाल दिया गया किसको? बॉम्बे, जो कि आज के टाइम पे मुंबई है, और मद्रास। बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया, अंडर डाल दिया गया कि भाई बंगाल सबसे ऊपर है और जो बॉम्बे और मद्रास है वो इसके अंडर काम करेंगे, इसके सबऑर्डिनेट या अंडर काम करेंगे। जबकि पहले जो है तीनों अपना अलग अलग हुआ करते थे, पहले किसी को कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब जो है तीनों को, मतलब बंगाल सबसे ऊपर है, जो बंगाल का जो भी हेड होगा वो सबसे ऊपर रहेगा और बॉम्बे और मद्रास के जो हेड होंगे ना, वो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ के सारे काम करेंगे। तो ये चीजें इन्होंने यहाँ पर एक नई लेकर के आए, ठीक है, ये चीज उन्होंने करी। प्लस भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट। तो वो सुप्रीम कोर्ट भारत में पहली बार इसी एक्ट के बाद एस्टैब्लिश हुआ। लिखेंगे आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहला बना? एट कैलकटा। ठीक है, स्पेलिंग कैलकटा है क्योंकि उस समय में कैलकटा लिखी जाती थी, आज के समय में हम कोलकाता लिखते हैं। तो पहली बार यहाँ पे बना, कब बना? 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना। क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। आज के समय में एक ही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन हाई कोर्ट हमारे पास 25 है। ठीक है, 25 हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एक ही है। हाई कोर्ट हर स्टेट का होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट हुआ, जिसके अंदर एक हेड कौन होगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सीजे कहेंगे, इंडिया तो नहीं, इंडिया तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो इसको आप करेक्ट कर लो, चीफ जस्टिस लिख लो सिर्फ, जिसमें हेड पे कौन होगा? चीफ जस्टिस, और साथ में 3 जज रखे गए थे, प्लस 3 जजेस। ये उस टाइम पे बनाया गया था, उस टाइम की बात है, आज के समय की बात नहीं है, आज तो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, 33 हो गए हैं, पर मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ सिर्फ। उसके अलावा ये भी कह दिया गया कि अब जो है कोई भी ब्राइब होता है ना, ब्राइब मतलब जो रिश्वत लेते हैं, तो ये रिश्वत, करप्शन, ये चीजें अब बंद होंगी। कोई भी किसी जो है रिश्वत लेना खत्म हो जाएगा। कोई भी अगर आपको कोई प्राइवेटली काम कराना है, कुछ करना है, तो आप कोई किसी से कोई पैसा नहीं लोगे, मतलब करप्शन खत्म होगा। तो ये चाह रही थी जो क्राउन है ब्रिटिश की, जो उधर है सरकार, जो वहां पे काम कर रही है अभी, पार्लियामेंट लंदन की, ब्रिटेन की, वो ये चाह रही थी कि अब ये सारी चीजें भारत में भी लागू हों, तो उन्होंने ये चीज यहाँ पे स्टार्ट करवाई। और इसी के चलते यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारे सामने जो गवर्नर जनरल आए, वो कौन आए? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, वो हमारे सामने गवर्नर जनरल आए। ठीक है, अब ये गवर्नर जनरल आए, उसके बाद और एक्ट आते गए, और चीजें बढ़ती गई, हम पढ़ेंगे आगे आने वाली उसमें, तो और चीजें यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स जो है वो करेंगे नहीं और कुछ, अभी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो है जो कि इस तरीके की चीजें वो करेंगे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है, इंडियंस जो है, उनसे परेशान हो जाएंगे। तो ये बहुत परेशानियां होंगी यहाँ पर, और फिर उसके चलते, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा। अब आप ये देख रहे हो कब का टाइम पीरियड है? ये 1773 का, 73 का टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, 17th सेंचुरी चल रही है, और इसके बाद अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। ठीक है, ब्रिटिशर आप देख ही सकते हो कि धीरे धीरे बसते जा रहे हैं इधर। फिर क्या होगा? धीरे धीरे और लोग आएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स आए, फिर कॉर्नवालिस आएंगे, लॉर्ड डलहौजी भी आएंगे। फिर यहाँ पर भारत के जो लोग हैं और जो फार्मर्स हैं बेसिकली, वो इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे ब्रिटिशर्स से कि उनको एक बहुत बड़े लेवल की एक जो है काम करना पड़ेगा, जिसको हम जानते हैं, एक बड़े लेवल की जो काम करेंगे, जिसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, कोशिश करेंगे कल की क्लास में इसको समझे, तो आज इसका बैकग्राउंड समझ के जाएंगे सब लोग, सो दैट कल की क्लास में जो है वो आपको समझ में आ जाए पूरा। तो इसके लिए आप पूरा अभी समझ के जाओगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था। रीजंस मैं इसके बताऊंगी पूरे आगे आने वाली क्लासेस में, हम पूरे रीजन समझेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे, बट कब कैसे हुआ, टाइम पीरियड जो है वो आपको यहाँ समझना है। ठीक है, टाइम पीरियड जो है उसके लिए आपको क्या करना है कि 1773 में ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, 1773 के बाद ही एक और एक्ट भी आएगा, 1781 का एक्ट आएगा, 1784 का एक्ट आएगा, बहुत सारे एक्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें होती जाएंगी, लेकिन इन एक्ट्स के बीच में लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, फार्मर्स और लोग तो अभी भी परेशान बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइनली इसके चलते हमारे भारत में रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। तो कल की क्लास